So today we are going to start with the other colloids which will be classified on the nature of it is on the basis of nature of interaction between dispersion phase and dispersion medium. Dispersion phase नहीं लिख रही हूँ and dispersion medium. So on the basis of this, colloids are of two types. One is lyophilic and another one is lyophobic. They are of two types. One is lyophilic and the second one is lyophobic. लायोफिलिक कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिसमें आपका डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है उनके बीच में क्या होता है, दे लव ईच अदर, मतलब उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन. क्लियर है? डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के लिए क्या शो करते हैं, दे शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. और जब वो अट्रैक्शन शो करते हैं तो हमारे पास जो कोलाइड्स होते हैं ना वो इजीली बन जाते हैं. जबकि लायोफोबिक, जो आपके पास लायोफोबिक है उनमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन नहीं होता. आपको जबरदस्ती उनको अट्रैक्ट कराना पड़ता है. एक तो मतलब दो चीजें हैं, एक तो खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और एक क्या है कि आप जबरदस्ती उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब कोलाइड्स किसमें बनना इजी होगा, कोलाइड आपके पास जो सोल्स बनेंगे वो किसमें इजीली बनेंगे, जिनमें अट्रैक्शन को अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ खुद ब खुद हो रहे. जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम, हमारे पास वाटर है, डिस्पर्जन फेज हमारे पास मान लीजिए कोई सॉलिड आपने ले लिया है, तो वो अगर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो करेंगे तो इजीली क्या बन जाएंगे, कोलाइड्स बन जाएंगे. बट अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ कि नहीं भाई आपको कोलाइड बनाना ही है, तो वो क्या है, किस कैटेगरी में आप उनको रखेंगे, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स. फोबिया होता है ना किसी चीज का, डर लगता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने से डरते हैं वो लोग. क्लियर है? तो यहाँ पे हम ना इनकी स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे. क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बनता है, आपको क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है. 4-5 आपको क्या लिखने पड़ते हैं, इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने पड़ते हैं. क्लियर है? तो लायोफिलिक लिख लीजिए, इनका डेफिनेशन लिख लीजिए. लायोफिलिक colloids are the colloidal solutions in which the particles of dispersed phase have great affinity. कैसे लिखिए, have great attraction or have great love for the dispersion medium. So dispersion phase, dispersed phase has great love for dispersion medium. इन दोनों के बीच क्या है? Not that kind of love, right? Means they got attracted towards each other. They are very good chemistry between them, है ना? डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में केमिस्ट्री बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है, तो वो इजीली बन जाते हैं. और इजीली बन जाते हैं, इजीली बनने के बाद उनके अंदर क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है. कैसे आपके पास आप बोलेंगे कि वो स्टेबल होते हैं, वो इजीली जो है वो प्रिपेयर आप कर सकते हैं और इजीली बन जाते हैं. इजीली बनने के बाद ना आप उनको ना रिवर्स भी कर सकते हैं. आप दोबारा से डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. इट्स क्वाइट इजी. फॉर एग्जांपल ना हमारे पास जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है. जैसे हमने पानी लिया और पानी में हमने ना गम क्या कर दिया,
डाल दी, गम डाल दिया, स्टार्च डाल दिया, सेल्यूलोज डाल दिया, मिक्स करा उनको। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे दोबारा से ना गम चाहिए, या मुझे दोबारा से स्टार्च वैसा जैसे मैंने उसमें डिसॉल्व किया वैसा वाला चाहिए, तो हम क्या करते हैं भाई, हीटिंग करते हैं, पानी को इवेपोरेट कर देते हैं। मतलब अगर आप ऐसे भी सॉल्यूशन को रख देंगे ना, जैसे आपने स्टार्च मिक्स किया अपने पानी में, तो इजीली बन जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। मतलब ऐसा नहीं, आप मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्च हम जब हम डालते हैं तो हमारे पास वैसा सॉल्यूशन नहीं बनता जैसा हम वो पानी में शुगर या सॉल्ट डालते हैं हमें मिलता है। ठीक है, बनता तो हिट्रोजीनियस है, क्योंकि हम बात ही कोलाइडल सॉल्यूशंस की कर रहे हैं, बनता तो हिट्रोजीनियस है, बट बन इजीली जाता है। और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा से ना भाई स्टार्च चाहिए, तो आप उस सॉल्यूशन को ना वैसे ही छोड़ देते हैं। और वो बनता भी कैसा है, जैसे वो आटे को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, घोलते हैं, वैसे बनता है स्टार्च वगैरह का भी। आपके पास जेलेटिन जैसा बनता है। ठीक है, आप रख देंगे उसको, पानी वेपोरेट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, मतलब 2-4 दिन में पानी वेपोरेट हो जाएगा, और जो आपके पास बीकर में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, स्टार्च रह जाएगा। तो वो रिवर्सिबल, एक बार बनाया इजीली बन गया, और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप। यू कैन सेपरेट दैट स्टार्च, सेल्यूलोज और गम फ्रॉम द वाटर। हाउ? बाय इवेपोरेशन। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे आप दोबारा से उसको आपको वो मिल जाएगा, दैट इज बाय इवेपोरेशन। इज इट क्लियर? तो सिंपल हमारे पास जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं वो गम से बना सकते हैं आप, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे के सारे जो आपके पास बनाते हैं वो किस तरह के कोलाइड्स बनाते हैं, दैट इज लायोफिलिक कोलाइड्स। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. बाकी दूसरी बात हमारे पास आती है लायोफोबिक की। इसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, they hate each other, एक दूसरे के लिए इंटरेक्शन नहीं होगी, तो कैसे आपके पास होल बनेगा, कैसे आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, और आपको इसको बनाने के लिए कुछ स्पेशल तरह के ना इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डालने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ता है जो इनके बीच में क्या करा दे, थोड़ी सी इंटरेक्शन करा दे। इंटरेक्ट हो गए, कोलाइडल सॉल्यूशंस बन गए, बट वो कोलाइडल सॉल्यूशन ना इतने ज्यादा आपके पास स्टेबल नहीं होते हैं, कॉगुलेशन हो जाती है, उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। जैसे जब हम ऊपर वाला ये जो लायोफिलिक की बात कर रहे हैं, जब आपके पास लायोफिलिक कोलाइड्स बनेंगे, तो लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या है आपके पास की स्टेबिलिटी है, आपने एक बार बनाया ना वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। जैसे आप देखते हो ना कि भाई हमने दूध से पनीर बनाया, तो प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं जब आप उसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं, आपने अलम डाल दिया, पोटाश अलम डाल दिया, या जो भी डाल दिया, फिटकरी डाल दिया, तो आप क्या देखते हैं कि दूध जो फटना शुरू हो जाता है, और उसमें से पानी वानी अलग हो जाता है, और जो प्रेसिपिटेट्स जैसे हैं जो चीज है वो अलग हो जाती है, दैट इज कॉगुलेशन। अगर आपने नॉर्मली समझना है ना अपने प्रेसिपिटेशन या कॉगुलेशन को, तो आप वो वाली चीज माइंड में रख के चल सकते हैं कि दैट इज कॉगुलेशन। क्लियर है? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई आजकल गर्मियों के दिन है, आपने दूध रखा हुआ, आप उसको फ्रिज पे रखना भूल गए हैं, जब आप शाम को उसको फिर से बॉयल या चाय वाय बनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, फट जाएगा ना। यस मैम। अब हमारे पास एक अमूल का दूध आता है, अमूल का आप लेते हैं एक पैकेट, उसमें वैलिडिटी लिखी थी 90 डेज। समझ रहे हैं? देखा है कभी कोई भी पैकेट आप खरीदते हैं, कुछ भी लेते हैं आप खरीदते हैं, तो आप ये देखते हैं एक्सपायरी डेट कब की है। तो अमूल का एक ऐसा दूध भी है जिसमें 90 डेज का वैलिडिटी, 90 दिन, मतलब 3 महीने तक चलेगा वो दूध। इट मीन्स कि उसमें देखो कितने उसको स्टेबलाइज करने के लिए कितने उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। अब हमें नहीं पता क्या प्रिजर्वेटिव उसमें डले हुए हैं, बट वो प्रिजर्व कर रहे हैं कि वो दूध वैसे तो वैसा ही रहे, एंड अप टू हाउ मेनी डेज, 90 डेज। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमारे साथ वैसा ही है कि हमने इंटरेक्ट तो करा दिया, उनका एक सॉल्यूशन तो बना दिया, बट वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है,
अब कहता है कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। जैसे अभी मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दिया आपके डेली लाइफ से कि दूध से पनीर बन गया। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट चीज इनटू मिल्क अगेन? नो मैम। नो मैम। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है दैट। वो जो कोagulation हो गई, वो जो प्रेसिपिटेशन हो गई है, दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? और अगर हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं अपने लायोफोबिक कोलाइड को, इफ वी वांट टू प्रिजर्व दैट, इफ वी वांट टू स्टेबलाइज दैट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट टू मेक इट स्टेबल। हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट इस तरह का चूज करके डालना पड़ता है कि वो क्या हो जाए हमारे पास, स्टेबल। क्लियर है? पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे लगता है कि आप लिख लेंगे बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। एग्जाम्पल के साथ देना, वो पनीर वाला एग्जाम्पल मत दे देना। समझ रहे? यस मैम। चलो देखो, लिखो आप, डेफिनेशन लिख लो आप लायोफोबिक की। The colloidal solutions in which there is no affinity or there is no attraction or there is no love between the particles of dispersed phase and dispersion medium. And such solutions are made with difficulty. Such solutions are made with difficulty these solutions will readily precipitated or coagulated by the addition of any electrolyte. आप कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करें, जैसे हमने बोला कि दूध में हमने ना नींबू डाल दिया, एक कंडीशन तो वो होगी नींबू डाल दिया, या फिर आप उस दूध को सुबह फ्रिज में रखना भूल गए हैं और शाम को जाके आप चाय बनाने लगते हैं तो वो फट जाता है। तो एक उसमें जो एडिशनल फैक्टर है जो इस चीज के लिए कोagulation या फिर प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हीट। टेम्परेचर भी उसके लिए क्या है, आपका एक फैक्टर है जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है, कोagulation कैसे हो रही है। बाय हीटिंग भी कोagulation हो जा रही है, बाय द एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट भी आपके पास क्या हो जा रही है, कोagulation हो जा रही है। या बाय शेकिंग, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको शेक करने से भी उनमें प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, तो हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय हीटिंग और बाय शेकिंग हमारे पास क्या हो रहा है, आपके प्रेसिपिटेट्स बन रहे। क्षितिज कर दो बच्चे कैमरा ऑन, ऐसे तो आप करते नहीं, आज गलती से हो गया तो कर दो इसको ऑन। Now once the precipitation occur, you can't reverse the process। आप दोबारा से वो जो आप जहां से शुरुआत की थी आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की, वहां तक आप नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो these type of colloids are irreversible in nature. These are unstable, irreversible in nature. Precipitation will occur in such kind of colloidal solutions. And one more thing, if you want to stabilize them, you just have to add some substances जिनको आप stabilizers बोलते हैं, वो stabilize कर देता है उस solution को। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे हम अपना कोलाइडल सोल बनाते हैं सिल्वर या गोल्ड का, सिल्वर को हम मिक्स करते हैं या फिर गोल्ड को हम मिक्स करते हैं, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसको डालते हैं, उसका सोल बनाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है, आपके पास प्रेसिपिटेशन हो जाती है। क्लियर है? तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए कि भाई हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट
प्रेसिपिटेट ना हो, उसकी कोagulation ना हो, तो हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जो उनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपके पास एक किताब में बहुत कुछ दे रखा है, इनमें डिफरेंसेस दे रखे हैं, आपको और को लिखना है और लर्न करना है। क्लियर है? Now the next one is the classification, which is based on the type of particles of dispersed phase. डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर कैसा है, उसके बेस पे भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया गया है, और उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के कोलाइड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज multi-molecular colloids, the another one is macromolecular, and the third one is associated colloids. इनमें से जो आपके पास एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। वहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज रिगार्डिंग द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये बताइए कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं जब आप उस पे सोप लगाते हैं, ऐसा पूछता है आपसे, ठीक है। और वहां से एक और क्वेश्चन बनता है दैट इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC की बात करता है, राइट। तो फर्स्ट वन इज मल्टीमॉलिक्यूलर, colloids. The second one is macromolecular colloids, and the third one is associated colloids. मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स में आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर हैविंग अ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। उनका साइज एक्चुअल में क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है, बट जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं तो व्हाट हैपन, वो एग्रीगेट हो जाते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं, और उनका जो पार्टिकल साइज है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है और जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके पार्टिकल साइज को देखते हैं, तो एग्रीगेशन के बाद वो क्या हो गए होते हैं, एसोसिएट होने के बाद उनका जो साइज होता है वो कोलाइडल रेंज में पहुंच गया होता है। मॉलिक्यूल्स कैसे थे पहले, जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स थे, उनका साइज जो था वो 1 नैनोमीटर से कम था, और जब वो 1 नैनोमीटर से कम था फिर आपने उसका क्या बनाना शुरू किया, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना शुरू किया, तो आपस में उन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन हुआ, वो एग्रीगेट हुए, वो इकट्ठे हुए, और वो कौन सी रेंज में पहुंच गए, वो उस रेंज में पहुंच गए जहां जिस रेंज में आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो क्या होता है, साइज। क्लियर है? कोई ज्यादा खास इसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास जब हमने स्टार्टिंग की, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहा, तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं दे हैव द साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, और जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन उसका बनाया तो वो आपस में क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, और फिर जब आपने उनको क्या किया, एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो आपने क्या देखा कि उनका जो पार्टिकल साइज है वो कौन सी रेंज में चला गया है, वो कोलाइडल रेंज में चला गया। क्लियर है? तो इस तरह से भी आपके पास कोलाइडल
पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो अपने साइज में चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब पहले बड़े बड़े थे, फिर जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया तो क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, डिसोसिएट हो गए, और उनका जो पार्टिकल साइज था वो कहाँ पहुंच गया, दैट इज इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की जो रेंज है। क्या रेंज है कोलाइडल पार्टिकल्स के पार्टिकल साइज की, क्या रेंज है थी? कल हमने पढ़ा था, कल किया शुरू परसों? 1 nanometer to 100 nanometer. It is from 1 nanometer to 1000 nanometer, greater than 1 nanometer and less than 1000 nanometer, right? और जो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर वाले हैं वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, किस तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं भाई? वो सॉल्यूशन बनाते हैं आपके पास जैसा सस्पेंशन, नहीं पढ़ा? सस्पेंशन पढ़ी थी आपने, सस्पेंशन क्या होती है? पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, हमने बोला था कि जिनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है उनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जिनका रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच बीच में है उनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं, और जिनका पार्टिकल साइज जो है इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज सस्पेंशन। suspension, चलो लिखो, ये पढ़ना तो लिखते जाओ फिर ना। मल्टीमॉलिक्यूलर के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट वन के बारे में लिखेंगे, समझा मैंने दिया है। पहले के बारे में लिखेंगे कि व्हेन ऑन रेजोल्यूशन atoms or smaller molecules of a substance, atoms or smaller molecules of substances having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form particles of colloidal dimensions. Form the particles of colloidal dimensions. And the particles thus formed are called multi-molecular colloids. And in these colloids, the particles are held together by van der Waals forces. In these, the particles are held together by van der Waals forces. And the examples for this kind of colloids are the soles of gold atoms and sulfur molecules. तो गोल्ड का आप सोल बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, या सल्फर का आप सोल बनाते हैं, उसमें इस तरह की एग्रीगेशन होती है। पार्टिकल्स का जो साइज होता है पहले स्टार्टिंग में वो छोटा होता है, फिर उनका एग्रीगेशन हो जाता है, और एग्रीगेशन होने के बाद वो क्या बनाते हैं, कोलाइड्स बनाते हैं। उस रेंज के पार्टिकल्स में उनका पार्टिकल साइज क्या हो जाता है, कन्वर्ट। क्लियर है? Yes, ma'am.
The next one is मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर में हमारे पास पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और फिर उनको वो क्या हो जाते हैं, खुद डिसोसिएट हो जाते हैं। उनका पार्टिकल रेंज कहाँ तक पहुंच जाता है, आपका पहुंच जाता है अप टू कोलाइडल, और जो आपके पास सोल्स हैं उनके पार्टिकल्स की रेंज में उनकी रेंज पहुंच जाती है। तो लिखेंगे इस बारे में भी। The macromolecular colloids, these are the substances having big size, these are the substances having big size molecules which on dissolution form solution in which the dispersed phase particles have size in colloidal range. Have size in colloidal range, and such substances are called macromolecular colloids. आपके पास यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स पे, दैट इज ऑफ पॉलीमर्स। हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये पॉलीमर्स, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब क्या है हमारे पास पॉलीमर्स है। और अगर आप ये नेचुरल है और सिंथेटिक की अगर आप बात करना चाहें तो सिंथेटिक में आपके पास जैसे नाइलॉन आ गया और टेट्रॉन आ गया, ये सारे के सारे जो है आपको एग्जांपल दे सकते हैं इन केस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कि अगर आपके पास स्टार्च दिया है आपने, तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है जिसका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। बड़े बड़े आपके पास लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब आप उनको पानी में डालेंगे या किसी और डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, उनका जो डिसोल्यूशन होने के बाद उनका जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉलीमर्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और कौन सी रेंज में पहुंच जाएंगे, दैट इज एन कोलाइडल रेंज। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. if you want to give an example for these macromolecular colloids, तो आप पॉलीमर्स का एग्जांपल दे सकते, ठीक है। डिस्पर्स जो फेज है उसमें अगर हमने पॉलीमर लिया है तो वो कौन सी कैटेगरी में होगा, आपके पास मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स की कैटेगरी में आप उसको रखें। तो द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब यहाँ पे जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने जो डिस्पर्जन फेज में आपने पार्टिकल्स लिए हैं वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में लिए। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में लिए हैं तो किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर आपने उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कर दिया है, तब जाके वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ये एसोसिएटेड कोलाइड्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, बट व्हेन यू इंक्रीज द concentration of that dispersed phase particles, what happen, they will behave like a colloidal solution। तब वो कोलाइड्स की तरह बिहेव करेंगे। लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, और जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देंगे आप तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो कोलाइडल सॉल्यूशंस की तरह। क्लियर है? Yes, ma'am. इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, जैसे सोप है आपके पास, सोप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना। यहाँ पे फिर हम बात करेंगे आगे की कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे सोप का बनता है, वो हमारे कपड़े धोने में मदद करता है, सोप है ना, ठीक है, वो किस तरह से काम करता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोप ऑन द dirt or on the grease which is stick to the clothes, है ना। तो यहाँ पे लिखिए जरा आप, एसोसिएटेड कोलाइड्स are the substances which when dissolved in a medium, associated colloids are
for substances which when dissolved in a medium behave as a normal electrolyte at low concentration but behave as colloidal particles at higher concentration. Due to the formation of aggregation, due to the formation of aggregated particles, एसोसिएशन हो जाती है, एग्रीगेट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. They behave as colloidal particles at higher concentration due to the formation of aggregated particles, and the aggregated particles which are formed during this process are called micelles. एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं, बट ये एग्रीगेटेड पार्टिकल्स एक किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे बने हुए हैं. ऐसा नहीं कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ये एग्रीगेट्स बन जाते. क्लियर है? आप जैसे हम सर्फ की बात कर लेते हैं, जैसे आप सर्फ एक्सेल लेते हैं, मान लीजिए आप मशीन में बहुत सारा पानी भरा हुआ, आपने वॉशिंग मशीन में इतना चुटकी सा उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, सर्फ डाल देते हैं. तो आप क्या देखें, उसमें बनेगा, फ्रोथ बनेगा, झाग बनेगा, उसमें बन जाएगा. पूरा फुल मशीन भरा हुआ है, आपने 20-25 लीटर उसमें पानी, 20-25 क्या बहुत ज्यादा आता है उसमें. तो मान लीजिए 50 लीटर पानी लिया और आप इतना सा पिंच ऑफ उसमें क्या डाल देते हैं, सर्फ एक्सेल डाल देते हैं. तो क्या उसमें वो जैसा झाग बनता है उसको ऐसे आप अगर शेक करेंगे, स्टेयर करेंगे, तो क्या वो बन जाएगा? नो मैम. नहीं ना. आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डालनी होती है. आप जब खरीद के लाते हैं ना वो सर्फ एक्सेल वाला पैकेट, उसमें लिखा होता है फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इतना ml लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए, लिखा होता है. देखा कभी, पढ़ा कभी? यस मैम. उसमें मेंशन कर दिया है कि इतने लीटर में इतना चम्मच डालेंगे तब जाके आपके कपड़े जो साफ होंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. आप बोलेंगे मैंने 50 लीटर लिया था, मैंने सर्फ डाल दिया उसमें, मेरे कपड़े जो है वो क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन उसकी चाहिए होती है. सर्फ का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, आप उसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट डालेंगे उसमें, तब जाके वो बिहेव करेंगे किसकी तरह, उसमें तब बनेंगे मिसल. समझ गए? बनते ना वो बबल्स जैसे, देखिए आप. यस जब मैम. आप कपड़े धोते हैं, आप सोप लगाते हैं, आप थोड़ा सा लगाएंगे, आपके कपड़ों में वो फ्रोथ बनेगा, मतलब झाग बनेगा, टैटर बनेगा. जब तक आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सोप का वो अपने कपड़ों पे नहीं रगड़ेंगे, तब तक क्या होगा, कपड़े साफ नहीं होंगे. होता है ऐसा. उसमें भी क्या होते हैं, मिसल्स बनते हैं. मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. तो अभी हम बात कर लेते हैं, आपने मिसल्स की डेफिनेशन लिख लो, वैसे आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक तो. देखिए, मिसल्स आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स. Missiles are the clusters or aggregated particles formed by association of colloids in solution. And most common examples of missiles are soaps and detergents. जो सोप है और जो डिटर्जेंट है, उनमें मिसल्स का फॉर्मेशन होता है ना.
So most common examples of micelles are soaps and detergents. And the formation of micelle formation takes place at a particular temperature and particular concentration. The temperature above which the micelle formation is taking place is known as Kraft temperature. क्या बोलते हैं, जहां ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, जिससे थोड़ा सा अबव जो है वो क्या होता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर. देखिए, the craft temperature is the temperature above which the micelle formation is taking place. Above which the micelle formation is taking place is known as Kraft's temperature. And one more thing, that is CMC, that is critical micelle concentration. Critical micelle concentration. The concentration above which the micelle formation is taking place. ऐसे लिखिए, the particular concentration at which CMC is what? It is a particular concentration above which the micelle formation is taking place. Above which the micelle formation is taking place is known as critical micelle concentration. चलिए देखिए, हमारे पास सोप है या कोई डिटर्जेंट है. हमारे पास एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं. सोप्स या डिटर्जेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनमें कार्बोक्सिलिक सोडियम या पोटेशियम के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड आपके जुड़े होते हैं. मतलब एक तो बहुत लंबी चेन एक तरफ कार्बन की होती है, फिर आगे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और उसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है विद सोडियम या पोटेशियम. क्योंकि सोप और डिटर्जेंट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, सोप्स बेसिकली कैसे बनते हैं, वो आप एसिड को मतलब एसिड जो है आपके पास उसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो आपके एसिड में से H जो है वो निकल जाता है और वो H जो है रिप्लेस हो जाता है विद सोडियम या पोटेशियम. तो सोडियम और पोटेशियम सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके पास. सोप्स क्या है, सोडियम और पोटेशियम सब्स्टिट्यूट्स हैं किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. अगर आपको कोई पूछ ले कि सोप क्या होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स भी बोल सकते हैं. दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम स्टीरेट का. इतनी लंबी कार्बन चेन है, देखो 17 कार्बन की लंबी सी चेन है, तभी आपको लिखवाया गया है इट इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड. COOH लगा होता तो एसिड होता, और हमने इसको ट्रीट करा दिया है इसके साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो यहाँ पे या तो सोडियम लगा दो या पोटेशियम. तो भाई इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं. जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, इनका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, आयनाइज हो जाते हैं. दे गॉट आयनाइज्ड. क्लियर है कैसे आयनाइजेशन हो जाता है. तालाब में पानी में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इट इज C17H35 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. दो पार्ट्स आयंस में ब्रेक हो गया. बट ये जो आपकी लॉन्ग चेन है ना, इसके दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट पोलर है और एक पार्ट कैसा है, नॉन पोलर. पोलर क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज पोल्स जनरेट हो गए ना. एक तरफ आपको CO नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है उसके ऊपर, तो वो पोलर पार्ट है. और जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो लॉन्ग चेन है ना आपकी, ये क्या है आपके पास, नॉन पोलर पार्ट. तो जब आपने सोप को पानी में डाला तो उसका डिसोसिएशन हुआ, उसका एक जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है, ये वाला, सिर्फ वो Na पॉजिटिव नहीं लेंगे,
यो नेगेटिव, ये पार्ट पोलर है और ये पार्ट कैसा है, नॉन। ये पार्ट पोलर एंड वन पार्ट इज नॉन पोलर। क्लियर है? अब यही काम करता है जब आप सोप की बात करेंगे ना, तो यही काम करेगा उसमें, किस तरह से ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दैट, एंड विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सिर्फ यही चीज डिस्कस करेंगे हम अगले वाले लेक्चर। क्लियर है? दैट इज अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लियर? चलिए, अभी की क्लास में आपके लिए इतना ही।